नमस्कार दोस्तों आइए आज प्रस्तावना का एक उचित विस्तार देते हुए इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोड कि भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 5 घंटे ही जारी रखना। कि मरना भी नहीं है रन छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है रन छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष का दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। कि रखना तुम खुद पे यकीन, कि रखना तुम खुद पे यकीन। लोगों के फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना, रोज़ पढ़ाई जारी रखना। तो वेलकम दोस्तों, आइए आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे। तो हम देखे थे दोस्तों पिछले क्लास में, उसका थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन, ठीक है, शॉर्ट में रिवीजन इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए। तो संविधान का परिचय पत्र, जैसा कि हमने देखा था कि प्रस्तावना को कहा जाता है, ये संविधान का परिचय बताता है, उसका प्रकृति बताता है। तो किसने कहा था कि संविधान का जो परिचय पत्र है उस प्रस्तावना है? तो वो एन पालकी वाला ने कहा था, एन पालकी वाला, पालकी वाला। ठीक है, एन ए पालकी वाला दोस्तों, एन ए पालकी वाला जो थे उन्होंने कहे थे इनको, क्या उन्होंने कहा था? तो उन्होंने कहा था, एन ए पालकी वाला ने, संविधान का ये जो है प्रस्तावना वो परिचय पत्र है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि इसको प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, संविधान का, उन्होंने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो ये आत्मा है प्रस्तावना। किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने आत्मा कहा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा था? तो जन्म कुंडली के एन मुंशी जी ने इसको क्या कहा था? प्रस्तावना को। तो के एन मुंशी ने कहा था जन्म कुंडली। फिर एक और हमने देखा था कि संविधान का ये जो है ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र, तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र से इसको तुलना किसने किया था? तो एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो एम हिदायतुल्ला ने अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र कहा था किसको? प्रस्तावना को। तो ये हमने दोस्तों देख लिया था। फिर हमने देखा था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के मुख्य बातें क्या क्या था? तो प्रस्तावना के मुख्य बातें अगर देखा जाए या मुख्य तत्व देखा जाए तो वो हमने देख रखा है कि शक्ति का स्रोत ये है, इसमें किया गया है बात शक्ति का स्रोत, कि संविधान में शक्ति का जो स्रोत बताया गया है, शक्ति का स्रोत वो क्या है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनता को शक्ति का स्रोत कहा गया। तो संविधान में जो शक्ति का स्रोत बताया गया वो किसको बताया गया दोस्तों? तो जनता को बताया गया। साथ ही साथ में दोस्तों हम संविधान के स्वरूप देखे थे, संविधान के स्वरूप। तो संविधान के स्वरूप में हमने देखा था कि SSDR, जिसमें हमने देखा था ये सोवरेन है, संप्रभु है, ठीक है, संप्रभु, और पंथ निरपेक्ष, जिसमें हमने देखा था कि सरकार, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म से बिल्कुल तटस्थ रहेगा। तो पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और साथ साथ में हमने देखा समाजवादी और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इस प्रकार का इसका संविधान का क्या हमने देख रखा है कि स्वरूप है। साथ साथ में हमने देखा कि ये जो है संविधान का उद्देश्य क्या था, इसी में वर्णन किया गया है कि संविधान का उद्देश्य, इसीलिए प्रस्तावना को दोस्तों उद्देशिका प्रस्ताव भी कहा जाता है या उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका।
या उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है। इस प्रस्तावना को जो उद्देश्य हमने इसमें देखा कि संविधान का क्या उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या था कि हम भारत के लोग ये इस प्रकार का भारत बनाएंगे, इस प्रकार का समाज बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को 3 प्रकार का न्याय मिले। क्या मिले? 3 प्रकार का न्याय में हमने देखा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, ठीक है। और 5 प्रकार का स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता हमने क्या क्या देखा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। धर्म मतलब कि हम किसी भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, राज्य उसमें हमको रोकेगा नहीं। साथ साथ में हमने समानता देखा था कि अवसर के समानता और किसका? प्रतिष्ठा का समानता। अवसर और प्रतिष्ठा, तो 2 प्रकार का समानता हमने देख रखा है दोस्तों। 5 प्रकार का स्वतंत्रता देख रखा और 3 प्रकार का न्याय हमने देखा है। तो ये संविधान का उद्देश्य है, ये जनता को दिलाना। साथ ही साथ में इसका उद्देश्य और क्या है? तो अगर हम दूसरा स्लाइड ले लें तो इसका उद्देश्य है संविधान का, जो कि प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। एक तो हो गया क्या दोस्तों? तो एक तो हो गया आपका कि न्याय, जो कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। और स्वतंत्रता, लिबर्टी, 5 प्रकार का है। साथ साथ में हमने देखा कि समानता, जो 2 प्रकार का है, ठीक है। अवसर का समानता, अवसर दिया जाए सभी को, और किसका? तो प्रतिष्ठा का समानता, ऊंच नीच ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा में हमने देखा था कि जीवन होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन गरिमामय जीवन, ये नहीं कि जानवर के तरह खूंटे में बांध दो, जब मन करे खाना दो और जब मन करे लाठ मारो, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो गरिमा, और व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता दोस्तों, अखंडता, और एक बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ठीक। इन सारी बातों को प्रस्तावना में वर्णन किया गया। तो बाकी बातों को तो हमने देख रखा है, लेकिन राष्ट्र की एकता क्या है? यूनिटी ऑफ नेशन। और राष्ट्र की अखंडता क्या है दोस्तों? राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम समझेंगे और बंधुत्व को समझेंगे। तो दोस्तों राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, तो आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड में कि राष्ट्र की एकता। तो एकता क्या है? तो अगर एकता देखा जाए तो आप समझो कि ये भारत है, ठीक है। ये क्या है? ये भारत है। अगर यहाँ जो व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पर जो लोग रह रहा है, इन लोगों में अगर मनोवैज्ञानिक लगाव है, मनोवैज्ञानिक लगाव को एकता कहा जाता है दोस्तों। अब ये मनोवैज्ञानिक लगाव क्या है? मनोवैज्ञानिक लगाव मतलब आप समझो कि भारत के अंदर कहीं भी, ये आपका तमिलनाडु ही क्यों ना हो, या केरल हो, कर्नाटक हो, कहीं भी अगर कुछ भी वैसा आप समझो कि कोई 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 जो है विदेशी राज अगर हमला करता है, ठीक है, भारत पे अटैक करता है, इसके कारण यहाँ के लोगों को अगर कुछ भी क्षति पहुँचता है, या तमिलनाडु के लोगों के कुछ भी क्षति पहुँचता है, तो हम बिहार में हैं, फिर भी हमको तकलीफ़ होगा दोस्तों, फिर भी हमको दुख होगा कि भारत के अंदर कोई विदेशी राज घुस करके यहाँ के लोगों को तकलीफ़ दिया। तो ये हमको, या फिर आप समझो कि कश्मीर है ना, कश्मीर के लिए अक्सर क्या होते रहता है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या झड़प होते रहता है। तो इस कारण से अगर कभी भारतीय सेना यहाँ पे जीतता है तो हमें अपार खुशी का अनुभूति होता है, या किसी कारण से यहाँ भारतीय सेना को शहीद होना पड़ता है तो हमें दुख होता है दोस्तों। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक लगाव है दोस्तों, ठीक है। या फिर भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र के लोग, कोई वैसा आप समझो कि ओलंपिक या कोई क्रिकेट में किसी भी क्षेत्र के लोग अगर जीतता है तो हम भारत के अंदर कहीं भी हम हैं तो हमको खुशी भी मिलता है, हमें भी प्रसन्नता होती है। वो है मनोवैज्ञानिक लगाव, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एकता,
तो ये है एकता दोस्तों। और अखंडता क्या है? तो अखंडता दोस्तों एक भौगोलिक लगाव है। अखंडता कैसा लगाव है? तो भौगोलिक लगाव। भौगोलिक लगाव को क्या कहा जाता है? तो अखंडता कहा जाता है। अब भौगोलिक लगाव क्या होता है? तो भौगोलिक लगाव हमने देखा दोस्तों, सब पहले तो एकता हमने देख लिया कि यहाँ के लोगों के साथ किसी प्रकार के तकलीफ़ होता है या कोई 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 सफलता मिलती है तो हमें भी खुशी का अपार अनुभूति मिलती है। लेकिन भौगोलिक लगाव क्या होता है कि भौगोलिक लगाव होता है दोस्तों कि अगर 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 ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाले, इस क्षेत्र के किसी हिस्सा को अगर कोई विदेशी राज हड़प ले या फिर दोस्तों, तो हमारे भावना को ठेस पहुंचता है दोस्तों। या फिर भारत दोस्तों किसी विदेशी राज्य के क्षेत्र को हड़पे तो ये हमको अपार खुशी का अनुभूति होता है। तो ये है भौगोलिक लगाव दोस्तों। हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र को अगर कोई दूसरा देश अगर जीत ले, हड़प ले, ठीक है, तो हमारी भावना होता है उसको ठेस पहुंचता है। यही अखंडता है। कहने का मतलब है कि हमारा भारत का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र के साथ लगाव को अखंडता कहा जाता है। आप समझ पा रहे हो कि कश्मीर है, हम बिहार में हैं, कश्मीर के साथ भी कश्मीर को अगर कोई चाहे पाकिस्तान कि हम इसको लें तो हमें इसका विरोध करेंगे, तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ अखंडता दोस्तों। कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सबों के लिए हमारे अंदर में जो भावनाएं है कि ये भारत का ही हिस्सा है, तो ये है अखंडता दोस्तों। ठीक है, तो आप शायद समझ पा रहे हो कि अखंडता का मतलब क्या है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं बंधुत्व क्या होता है। बंधुत्व, तो दोस्तों बंधुत्व भी कोई अलग बात नहीं है। बंधुत्व है कि यहाँ के जो लोग हैं, लोगों के अंदर जो आपसी सहयोग की भावना है। बंधुत्व या भाईचारा, आप समझ पा रहे हो, भाईचारा या बंधुत्व। तो लोगों के अंदर जो आपसी भावनाएं हैं, सहयोग की भावना कि वो उसको सहयोग किया, हम उसको वो हमें किया, तो ये जो आपसी सहयोग की भावना है उसी को दोस्तों बंधुत्व कहा जाता है, उसी को भाईचारा कहा जाता है। तो शायद आप ये भी समझ पा रहे हो कि बंधुत्व क्या है। तो भारत के अंदर, ठीक है, एक किसी भी क्षेत्र के लोगों के बीच जो, अब बताओ ना, आप ही का पड़ोसी है तो उस पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ भावनाएं जो होती है, ये बंधुत्व भाईचारा आ ही जाती है। आपसी सहयोग आप कर ही दोगे, तो ये होता है भाईचारा। तो आप समझ पाए कि एकता क्या होता है। एकता, तो एकता हो गया मनोवैज्ञानिक लगाव कि कहीं के भी या केरला का हो या कर्नाटका को, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र के लोगों में अगर कुछ वैसी हादसा होता है तो हमें भी तकलीफ़ होता है, हमारी भी भावना को ठेस पहुंचता है। तो ये एकता हो गया। अखंडता क्या है? तो अखंडता दोस्तों क्षेत्र से, ये भौगोलिक लगाव है कि भारत के क्षेत्र को के साथ हमारा लगाव है कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो हम कहें ना बिहार में हैं, बिहार में रहने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी हम अपना समझते हैं। तो ये है भौगोलिक लगाव दोस्तों। ठीक है, तो ये अखंडता हो गया और एकता हो गया आपका। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद बंधुत्व है। बंधुत्व मतलब आपसी लगाव, भाईचारा, आपसी सहयोग की भावना, पड़ोसी के साथ जो हम सहयोग करते हैं, ये भावना को कहा जाता है बंधुत्व। तो यही है दोस्तों। और साथ साथ में इसमें चर्चा किया गया है संविधान को लागू होने की तिथि। प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि को चर्चा किया गया है। तो लागू होने की तिथि लिखा गया है 26 लागू होने की नहीं, निर्मित होने की तिथि। संविधान निर्मित होने की तिथि जो कि लिखा गया 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हो गया था दोस्तों, बनकर तैयार हो गया था। संविधान, जो भारत का संविधान बना, वो किस दिन तैयार हो गया था बनकर?
तो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बन गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन 26 नवंबर के कुछ ही अनुच्छेद लागू हुआ था, वो बाद में हम देखेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन पूरा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर लागू हो गया था, ठीक है। बनकर तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। इस संविधान को बनाने में भारत का जो संविधान है, इसको बनने में जो टाइम लगा, जो समय लगा दोस्तों, वो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों। तो ये है हमारी प्रस्तावना, जिस प्रस्तावना में एकता, अखंडता, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए वर्णन किया गया है, और साथ साथ में संविधान निर्मित होने की तिथि का भी वर्णन किया गया। तो एक बार अगर हम प्रस्तावना को फिर से देखें दोस्तों, तो प्रस्तावना क्या कहता है? कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी शक्ति का स्रोत कहाँ से आ रहा है? भारत से। मतलब हम ही ना बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे तो अपने अनुसार बनाएंगे, ठीक है। जनता बनाएगा, जनता अपने सुख सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बनाएगा, तो शक्ति कहाँ से आ रहा है? जनता से, लोग से। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब वही संप्रभु, ठीक है, संपन्न। और फिर इसके बाद हमने बताया कि समाजवादी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज, ये सभी शब्दों का मतलब दोस्तों हमने समझा रखा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तथा हमने बताया कि समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में दोस्तों को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। ये है हमारी संविधान। तो प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना का एक भी वैसा वर्ड नहीं है दोस्तों जो कि हम आप लोग को नहीं समझा रखें। तो इस प्रकार से हमारा प्रस्तावना ख़त्म होता है। और अब हम देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में क्या दोस्तों? संशोधन। हमने बता रखा है कि प्रस्तावना का जो प्रकृति होगा वो SSDR होने वाला है, ठीक है। साथ साथ में हमने शक्ति का स्रोत जनता को बता रखा है। और इसके बाद दोस्तों हमने बताया कि इसमें जो है आपका क्या उद्देश्य क्या है, इसको उद्देशिका प्रस्ताव कहा गया दोस्तों। अच्छा, एक बात और कि इसको जो है संविधान सभा में प्रस्तावना को, संविधान जो सभा थे जिसमें संविधान बनाया जा रहा था, इस संविधान सभा के बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना को या उद्देशिका प्रस्ताव को, प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका प्रस्ताव। तो उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया और किनके द्वारा? तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी दोस्तों। कब? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, और 13 दिसंबर को पेश किया और लोगों ने इसको स्वीकार किया कि ये होनी चाहिए, ठीक है, प्रस्तावना। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों।
प्रस्तावना में संशोधन। इससे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना जो है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। अब ये बहुत ही बड़े विवाद का विषय हो गया था दोस्तों कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, तो फिर इसको पढ़ने से क्या मतलब बनता है? इसको होने और न होने से क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? तो आइए हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। तो दोस्तों ये तो आप कह सकते हो कि प्रस्तावना जो बना है वो संविधान के बाद बना है। पहले क्या बना है? पहले संविधान बना है दोस्तों, तभी ना संविधान का जो तत्व है, संविधान का जो विभिन्न प्रकार का तत्व है वो प्रस्तावना में निहित है, प्रस्तावना के अंदर मिलता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो प्रस्तावना का जो तत्व है, प्रस्तावना में जो विभिन्न प्रकार का तत्व है वो किसका? संविधान का तत्व है दोस्तों, संविधान से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले संविधान बना, इसके बाद क्या बना? प्रस्तावना बना। तो अब देखना क्या है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? समझ पा रहे हो आप? तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे बेरुबारी। क्या? बेरुबारी। ये जो बेरुबारी मामला हुआ था दोस्तों, बेरुबारी केस हुआ था 1960 में दोस्तों। बेरुबारी मामला जो हुआ था 1960, ये मामला क्या है? तो ये जो मामला है दोस्तों वो आप समझो कि ये भारत है, ठीक है, ये क्या है आपका? भारत है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान है। 1960 के बाद हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी बांग्लादेश। अभी है ये बांग्लादेश दोस्तों, लेकिन पहले क्या था? ये भी पाकिस्तान था। ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान उस समय का था, और ये पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान इसलिए क्योंकि ये भी जो क्षेत्र था मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा और यहाँ भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। इसलिए जब विभाजन हुआ था भारत, ये सब भारत के अंतर्गत आता था दोस्तों। ये जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो भारत के अंतर्गत आता था। लेकिन विभाजन जब बंटवारा हुआ तो देखा गया कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पाकिस्तान में घोषित कर दिया गया। तो यहाँ जो भाग था वो पाकिस्तान घोषित किया गया, और यहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा था जो कि पूर्वी बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल यहाँ पर है जो कि भारत का हिस्सा। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र को बेरुबारी कहा गया था। क्या कहा गया? ये भारत का क्षेत्र था, भारत में बेरुबारी क्षेत्र था। इस क्षेत्र को भारत सरकार ने सॉरी दोस्तों, भारत सरकार ने ये जो बेरुबारी है, बेरुबारी क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, क्या है? बेरुबारी ये क्षेत्र है, ये भूमि है, ठीक है। क्या है? भूमि, जो कि 1960 तक किसका भूमि था? तो भारत का था। तो इस क्षेत्र को भारत सरकार ने पाकिस्तान को, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को देने की घोषणा किया कि ये क्षेत्र जो देंगे हम है, इस क्षेत्र को किसको दे देंगे? तो पूर्वी पाकिस्तान को, यानी वर्तमान के बांग्लादेश को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लगातार क्या हो रहा था? संघर्ष चल रहा था। तो लगा कि इसी को दे देने से क्या होगा? ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो जिससे रिलेशन बना रहे अच्छा, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम भारत ने क्या किया? बेरुबारी मामला में क्या हुआ 1960 में कि बेरुबारी को, जो कि भारत का भाग था, वो पाकिस्तान को, कौन सा पाकिस्तान को? तो ये पूर्वी पाकिस्तान को, जो वर्तमान में यहाँ वाला भाग है बांग्लादेश है, ठीक है। इसको बेरुबारी देने का फैसला किया भारत सरकार ने, बेरुबारी को सौंप देने का फैसला किया। अब दोस्तों
अब यहाँ का भारत का आम जनता क्रोध हो गया दोस्तों। आम जनता क्रोधित इसलिए हो गया दोस्तों, आम जनता इसलिए क्रोधित हुआ कि आप समझो संविधान में क्या कहा गया। संविधान में कहा गया है कि जो शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोग, कहने का मतलब जनता है। क्या है? जनता। तो अगर भारत के किसी क्षेत्र को सरकार चाहता है कि हम किसी विदेशी को सौंप दें, पाकिस्तान विदेशी हो गया, विदेशी को सौंप दें, तो सरकार को जनता से जनमत संग्रह करानी चाहिए। क्या करानी चाहिए? जनमत संग्रह। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया है कि शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। तो किसी भी भारत के क्षेत्र को अगर चाहता है कि हम विदेशी को हस्तांतरित कर दें तो जनता का सिग्नेचर लेनी चाहिए, जनता से अनुमति लेनी चाहिए प्रस्तावना के अनुसार। अब ये केस गया न्यायालय में, आम जनता ने ले गया इस केस को उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा, लोगों ने क्या कहा कि अगर ऐसा होता है कि भारत सरकार इस बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंप देता है तो इससे प्रस्तावना में जो सॉरी दोस्तों, तो ये जो पश्चिम बंगाल का भाग है, पश्चिम बंगाल का बेरुबारी, तो उसने कहा कि इस प्रस्तावना में जो बातें चर्चा है कि शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। तो अगर सरकार इसको पाकिस्तान को बेरुबारी जो पश्चिम बंगाल का राज्य है, उस एक राज्य है, ठीक है, उसको सौंप देता है तो प्रस्तावना का उल्लंघन होता है। तो न्यायालय ने कहा, न्यायालय में जब गया केस, कहाँ गया? न्यायालय में जब याचिका दर्ज हुआ तो न्यायालय ने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब न्यायालय ने साफ साफ बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कब बोल दिया दोस्तों? तो बेरुबारी मामला 1960 में। बेरुबारी मामला 1960 में। बेरुबारी क्या है? तो पश्चिम बंगाल का एक राज्य था जिसको भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया। तो जब ये निर्णय लिया कि हम भारत के एक हिस्सा जो कि पश्चिम बंगाल में था बेरुबारी, उसको बांग्लादेश जो वर्तमान में है, उस समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, तो उसको सौंप देंगे। तो इससे आम जनता क्या हो गया? क्रोधित हो गया और कहा कि साहब आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये करने के लिए जनता जो है उससे जनमत संग्रह करानी होगी प्रस्तावना के अनुसार, क्योंकि शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। तो अब केस गया कहाँ? न्यायालय में। और आम जनता ने कहा कि ऐसा करने से प्रस्तावना में जो बातें उल्लेखित है उसका उल्लंघन होगा, तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? हम लोग विद्रोह करेंगे। तो ऐसा होने से दोस्तों विरोध न करने के लिए न्यायालय ने क्या कहा कि देखो भाइयों, मिलॉर्ड, ये जो है आपका प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। तो क्या मतलब बनता है कि प्रस्तावना में कुछ भी लिखा गया हो? किसी भी शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। कब? जब ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं। तो न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से ये केस क्या हो गया? सोल्व हो गया और बेरुबारी पाकिस्तान को भारत सरकार के द्वारा 1960 में सौंप दिया गया। फिर दोस्तों 1973, ये बात था 1960 का। अब बात रहा 1973 में एक केस गया न्यायालय में, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा या केशवानंद कह सकते हो आप, भारतीवाद, ठीक है। केशवानंदा भारतीवाद न्यायालय में गया।
ये केशवानंदा क्या था दोस्तों? तो केशवानंदा भारतीवाद जब गया, ठीक है। अब केशवानंद जो है वो बहुत ही बड़े मठाधीश थे, मठ के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनके पास बहुत ही बड़े ज़मीन था, ठीक है। ये ज़मीन को, ये जब हम पढ़ेंगे दोस्तों केशवानंद भारतीवाद, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि आप धर्म के स्वतंत्रता, धर्म को लिए क्या, धर्म धार्मिक संस्था के लिए क्या आज़ादी है, क्या स्वतंत्रता है कि धार्मिक संस्था के पास जो भूमि है, ठीक है, या पैसा, उस पर सरकार टैक्स भी नहीं लेगी। तो ये जो केशवानंद है, इस व्यक्ति के पास, ये मठाधीश थे, इनके पास जो है बहुत सारा ज़मीन था। सरकार ने कहा कि हम ज़मीन को या संपत्ति का जो अधिकार है उसको केंद्रीकृत नहीं होने देंगे एक ही व्यक्ति के पास। इसके ज़मीन को हड़प लिया सरकार, और सरकार ने कहा हम लोगों में इसका बंटवारा कर देंगे, लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो ये जब केस किया, ये केस में दोस्तों सबसे बड़ा बेंच था न्यायालय के, 7 और 4 11 जज बैठे हुए थे दोस्तों इस केस की सुनवाई के लिए। तो जो 7 और 4 से लागू हुआ, मतलब 7 इसके पक्ष में था, 7 किसके पक्ष में, तो आप आइए देखते हैं कि क्या हुआ था केशवानंदा भारतीवाद। इसको एक दोस्तों एक वीडियो में इसको केवल इसी पे बनाए करेंगे हम एक वीडियो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम संविधान संशोधन क्या होता है, ये सब। आप अभी समझो कि केशवानंद भारतीवाद या बेरुबारी मामला में क्या हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कि बेरुबारी मामला में क्या हुआ 1960 में। इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। 1973 में जाता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद एक मठाधीश थे। भारतीवाद, वाद मतलब केस होता है दोस्तों, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये वाद ज़मीन से संबंधित था, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट का बैठक होता है तो उसमें एक ही वाद पर, एक ही मुद्दा पर चर्चा नहीं होता, अनेकों मुद्दा पर चर्चा होता है। तो इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड बात किया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोस्तों आप 1960 में देख पा रहे हो कि प्रस्तावना को संविधान का भाग न्यायालय ने नहीं माना, और इसमें मान लिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ठीक है। तो इसमें संविधान का भाग प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया, किसमें, केशवानंद भारतीवाद में। और क्या कहा कि इसमें जब मान लिया प्रस्तावना को संविधान का भाग, तो इसके बाद कहा कि सरकार जो है संशोधन क्या होता है दोस्तों, संशोधन कि संविधान में संशोधन, किसमें, संविधान में संशोधन। तो संविधान समझो दोस्तों कि आप, संविधान एक किताब है, ठीक है, एक मोटा किताब है संविधान, जिसके अंदर रूलियों का समुच्चय है, वो क्या है, नियमों का समुच्चय संविधान है। उसके अंदर रूल लिखा हुआ। आप समझो कि कभी भी किसी भी समय उस रूल में कुछ सरकार को लगे वैसा कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ हटाने की ज़रूरत है, या कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, तो उसको संशोधन किया जाता है। संशोधन मतलब आप समझो, हमने जितना भी आप सांसद या विधायक को चुनकर भेज चुके हो, उन्हीं के मत के साथ जो होता है एक बहुमत जारी किया जाता है। बहुमत मतलब होता है कि या तो 50% प्लस या फिर 2/3। तो ये सब हम समझेंगे जब संसद या विधानमंडल पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। तो आप अभी यही समझो कि संविधान संशोधन जो होता है वो क्या होता है कि इस बहुमत के द्वारा पारित करना होता है, विधेयक बनता है उस विधि को, ठीक है, कि हम कोई भी सुधार करना चाह रहे हैं या जोड़ना चाह रहे हैं या संविधान के किसी भाग को हटाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो होता है वो जो लोकसभा के सदस्य और
राज्यसभा के सदस्य होता है उसके द्वारा अपना मत रखना होता है। अगर मत जो है बहुमत से पारित हो गया तो वो विधि बन जाता है, वो नियम को आप संविधान में जोड़ सकते हो। तो ये सब तो हम बाद में समझेंगे डिटेल से, अभी केवल आप इतना सुनो, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी हम देख रहे हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप ये समझो कि केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को 1973 में, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। संविधान का भाग क्या किया? मान लिया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। साथ ही साथ दोस्तों न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने दोस्तों फिर एक इसके बाद इसमें तो प्रस्तावना को अभिन्न अंग मान लिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो आप इतना लिख सकते हो कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कब माना? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और कब नहीं माना था? तो बेरूबारी मामला 1960 में। अब मिनर्वा मिलवाद, अब आप देखो मिनर्वा, ये सभी वाद को हम पढ़ाएंगे दोस्तों अलग से, ठीक है। मिनर्वा मिलवाद ये है 1994, ठीक है। 1900 कितना में? 94 की बात है। 1994 में मिनर्वा मिलवाद होता है, ठीक है। ये केस है, वाद मतलब क्या होता है? केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि ये जो संसद है, संसद संशोधन होता है दोस्तों। संसद में किसी भी विधि पे संशोधन करना है, संविधान में कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड संशोधन होता है संविधान संशोधन। तो इसमें कहा कि संसद संशोधन संविधान के सभी भाग में नहीं कर सकती है। क्या? मिनर्वा मिलवाद में कहा कि संसद संविधान के सभी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है। दोस्तों संशोधन अभी ये इसका एक अलग से आर्टिकल ही है, ठीक है। अलग से एक इसका क्लास, इसका 2 घंटा 3 घंटा का क्लास जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी केवल आप समझो कि मिनर्वा मिलवाद जो है प्रस्तावना से संबंधित है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि इसमें संशोधन कहा कि सभी भाग में संविधान के नहीं किया जा सकता। कुछ आधारभूत ढांचा कहा कि वैसा संविधान के वैसा भाग में जो है संशोधन सरकार नहीं कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचा के खिलाफ हो। आधारभूत ढांचा मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि वैसे उस संशोधन को करने से संविधान के आधारभूत ढांचा ही चेंज हो जाता है। आप समझो, आधारभूत ढांचा मतलब क्या होता है? घर बनता है तो उसमें क्या आधार होता है? जो अंदर से जो उसका पिलर दिया जाता है, कुर्सी बना जाता है, ये आधारभूत उसका ढांचा है, तो उसमें नहीं चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि संविधान के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा, नहीं, वैसा नहीं कर सकता है। तो संविधान के आधारभूत ढांचा का शब्द कब दिया न्यायालय ने? तो मिनर्वा मिलवाद में कहा कि जो संसद है वो संविधान के आधारभूत ढांचा के खिलाफ संशोधन नहीं कर सकता। अब कहा कि ये आधारभूत ढांचा क्या है? ये आधारभूत ढांचा दे दिया था केशवानंद में, ये जो केशवानंद था उसी में आधारभूत ढांचा दे दिया था। लेकिन मिनर्वा मिलवाद में इसका परिभाषा आया। क्या आया? इसका परिभाषा दिया। केशवानंद भारतीवाद में कहा था कि संसद जो संशोधन करेगा वो वैसा संशोधन नहीं होनी चाहिए जो कि संविधान के आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, ठीक है। तो उस समय इसको न्यायालय परिभाषित नहीं किया था। इस समय कहा न्यायालय ने कि आधारभूत ढांचा क्या है ये खुद न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगी? न्यायालय। जब भी संसद संशोधन करेगी उस समय न्यायालय देखेगा कि ये जो है आधारभूत ढांचा, अगर न्यायालय को लग जाए कि ये आधारभूत ढांचा के खिलाफ है तो वो संशोधन नहीं होगा। वो संशोधन क्या है? नहीं होगा। फिर भी न्यायालय ने कुछ परिभाषा दिया और कहा
कि जो प्रस्तावना में शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को प्रोत्साहन करेगी, सभी धर्मों को बढ़ाएगी, किसी एक धर्म को नहीं। ठीक है, सभी धर्मों को मतलब कि राज्य जो है मानेगी, किसी एक को नहीं। राज्य मतलब भारत या जितना भी सरकारी संस्था। पंथ निरपेक्ष और आप कह सकते हो एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो कारक है, इसके खिलाफ। एकता मतलब वही हम मनोवैज्ञानिक लगा, अखंडता, ये सब जो है दोस्तों संसद ने कहा कि ये सब जो है आधारभूत ढांचा है। कैसी ढांचा है? तो ये आधारभूत आपका ढांचा है। तो आपने देख लिया कि आधारभूत ढांचा क्या है, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता और आप कह सकते हो लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऐसा न करे संसद की ऐसा कोई विधेयक लाए और वो कहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर दे, तो ये जो है संविधान के आधारभूत ढांचा के खिलाफ होगा। ऐसा कोई विधि ना लाए कि गणराज्य मतलब गणराज्य क्या होता है, जहाँ पर जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होना चाहिए, तो उसका चुनाव ख़त्म कर दे, तो ये क्या होगा, आधारभूत ढांचा के खिलाफ, अर्थात वैसा संशोधन को रद्द कर दिया जाएगा, वो संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि कोई बिल्डिंग है, आप समझो आधारभूत ढांचा, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को ये जो पिलर है उसी को आप यहाँ पे भी पिलर होगा, इस पिलर को ही आप तोड़ दो संशोधन करके, तो ये करोगे तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा। इसलिए ऐसा संशोधन सरकार नहीं कर सकती है, ऐसा संशोधन संसद नहीं कर सकती है। ये जो संशोधन होगा वो आधारभूत ढांचे के खिलाफ हवालत दे के इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों मिनर्वा मिल वाद, जो कि आधारभूत ढांचा का परिभाषा दिया गया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा बेरूवारी जो कि 1960 में, इसमें क्या कहा था, ये जो बेरूवारी जो है पश्चिम बंगाल, उस समय पश्चिम बंगाल अभी भी हमारे अंदर भारत के अंदर, तो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था, पश्चिम बंगाल का एक राज्य कह सकते हो आप, हिस्सा उस समय के। ठीक है, यह हिस्सा था। इसको भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया था। किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया था, जिससे जनता क्रोधित हो गया और जनता ने न्यायालय में भागा और वहाँ पे गया और याचिका दायर किया और वहाँ कहा कि ये जो है सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है क्या होती है इससे, तो इससे जो प्रस्तावना में उल्लेखित है कि जनता जो है शक्ति का केंद्र है, शक्ति का स्रोत है, तो जनता से जनमत संग्रह करानी होगी। इस प्रकार से इसमें कहा कि जनता स्रोत प्रस्तावना में कहा गया है ना, तो हम प्रस्तावना को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनता शक्ति का स्रोत है, किस में कहा गया, प्रस्तावना। तो न्यायालय ने कहा प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है, तो अब क्या करोगे वैसी शक्ति जो संविधान ही नहीं है। ठीक है, तो संविधान का भाग नहीं माना, किस में, बेरूबारी में। फिर केशवानंदा गया, केशवानंदा भारतीयवाद, इसमें 1973 में, तो इसमें जो है इसमें सरकार ने, इसमें न्यायालय ने क्या कहा, तो इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वो अभिन्न अंग है, किसका, संविधान का। तो संविधान का जो प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग है, मतलब मुख्य अंग है, अभिन्न अंग है। इसमें संशोधन जो है करके वैसी संशोधन आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसमें एक बार संशोधन किया गया दोस्तों, एक बार कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों, इंदिरा गांधी के सरकार था। ठीक है, किसका सरकार था, इंदिरा गांधी। तो 42वें संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था, तो इंदिरा गांधी के सरकार था इस समय जोड़ा गया था आपका संविधान में आपका जो आप पढ़ते हो पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और साथ ही साथ में समाजवादी
समाजवादी जोड़ा गया था और आपका जोड़ा गया था अखंडता। तो अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द कब जोड़ा गया है? तो ये 3 शब्द जो है दोस्तों मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में, 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा। मतलब इस समय तक 1976 तक संविधान में कितना संशोधन हो चुका था? तो 42, कितना? 42 बार। तो ये 42वां नंबर के था, जिसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। अब पंथ निरपेक्ष के मतलब आप जानते हो, समाजवादी जानते हो, अखंडता जानते हो कि अखंडता जो होता है भौगोलिक लगाव होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रस्तावना, जो कि हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक समझा रखा है। तो उम्मीद करेंगे हम कि आप लोग इसको बेहतर से करके, अब अगला क्लास में दोस्तों इसका प्रस्तावना का हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे, जो कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी लाएगा, बेहतरीन से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें टोटल क्वेश्चन हम दोस्तों यूपीएससी का जो आईएएस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर ये आपसे बन जाएगा तो फिर छोटा छोटा एग्जाम का बातें ही क्या करनी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही रखते हैं। प्रस्तावना ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे क्वेश्चन अगला क्लास में। थैंक यू दोस्तों।